हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। आज से हम लोग नए टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है नाउन। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, सबके समझ में भी आ जाएगा। और कुछ लोग ऐसा ना समझे कि जिनको आर्टिकल नहीं आया उनको नाउन नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कोशिश रहेगा कि हम नाउन को किसी दूसरे टॉपिक से रिलेट ना करें। समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। किसी भी एग्जामिनेशन में नाउन की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि नाउन हम लोग कहते किसको है, लेकिन आपको आना तो चाहिए। जब आप छोटे से क्लास में पढ़ते थे तो आप पढ़ते होंगे व्यक्ति, स्थान, वस्तु का जो नाम वाम होता है उसको नाउन कहते हैं। बट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नॉट रेलेवेंट फॉर एनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. It means if you want to write or speak any types of student to noun, then you will have to speak noun word has been taken from a Latin word nomen. जैसे आपने पढ़ा होगा कि कई सारे जो वर्ड हैं वो किसी न किसी लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस लैटिन के सिंटिया वर्ड से बना हुआ है। केमिस्ट्री जो है वो कीमिया वर्ड से बना हुआ है। पॉलिटिकल जो वर्ड है वो पॉलिस वर्ड से बना है। ऐसे ही ये जो नाउन है, ये नाउन लैटिन का एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं नॉमन। नॉमन वर्ड से लिया गया है ये। इन नॉमन का जो मतलब है वो मतलब होता है नेम। नेम मतलब नाम। कुल मिलाकर आप जो पढ़ते थे नेमिंग वर्ड, वही आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। तो बात आप समझ ही गए। क्या समझ गए? कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि नाउन हम कहते किसको है, तो आप यही बताइएगा कि जिस वर्ड, जो भी वर्ड है वो नेमिंग वर्ड जो होगा उसको हम लोग नाउन कहेंगे। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलने का। व्यक्ति, स्थान, वस्तु तो आप जानते ही हैं, वो आपको नहीं बोलना। अब मैटर ये है कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशंस में नाउन की डेफिनेशन रिलेवेंट कहाँ करता है। मतलब अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नाउन का जो डेफिनेशन है या नाउन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो किस हिसाब से रिलेवेंट है या किस हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको पहचानना क्या है। तो देखिए कितना सिंपल है, आप समझ जाएंगे। ये जो नाउन का जो रिलेवेंट है, ये नाउन वोकेबलरी सेशन में भी बहुत काम आता है। हम कोशिश करते हैं कि ग्रामर में इसका कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ड मीनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बात करते हैं। देखिएगा, जब आप वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे एसएससी के सेशन को क्वालिफाई करने के लिए, उस टाइम आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन सीखना पड़ेगा। अब नाउन की आइडेंटिफिकेशन होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कह लेते हैं। अब ज़रा मुझे बताइए, व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए कहीं पर रमन लिखा हुआ है तो ये नाउन तो हुआ, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ये एसएससी के पर्पज़ से या किसी और डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन के पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी भी कोई ये नहीं पूछेगा कि रमन का सिनोनिम बताओ। तो इसलिए ये आपको डिफरेंसेस जो है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने पढ़ा कि जगह के नाम को कहते हैं। जैसे मान लीजिए जयपुर हमने लिखा, अब जयपुर का सिनोनिम आपसे कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। फिर आपने कहा कि टेबल भी नाउन है, तो टेबल का सिनोनिम नहीं पूछेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टूडेंट यदि आपसे पूछता है कि नाउन किसको कहेंगे, तो आप इतना बोलना कि नाउन जो है वो लैटिन का एक वर्ड है नॉमन। नॉमन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है नेम या नाम। तो जितने भी नेमिंग वर्ड है वो आपका नाउन हो जाएगा। और आपकी डेफिनेशन के हिसाब से कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, अगर वो डेफिनेशन आप याद रखेंगे तो उस डेफिनेशन से ये एग्जाम्पल्स आपके सामने आता है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है रमन, जयपुर या टेबल, it is not most important for any types of competitive examination like SSC or banking sector, because this type of word is not asked in any types of vocabulary session. तो ये वर्ड मीनिंग के सेशन से भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि नाउन की दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो नाउन का जो पहला पहचान होगा हमारा, वो पहचान होगा आइडेंटिफिकेशन। हम लोग बात करेंगे कि नाउन की पहचान क्या है। तो परिभाषा से तो आपने सीख ही लिया कि नाउन की पहचान क्या है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु। लेकिन ये जो रेलेवेंट है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से समझ जाएंगे। देखिएगा कितना सिंपल। देखो, अब ये जो नाउन है इसका पहला पहचान ये हुआ कि कोई भी वर्ड मीनिंग है, देखिए ज़रा, कोई भी वर्ड मीनिंग है और इस वर्ड का जो एंडिंग पॉइंट है, ये जो एंडिंग पॉइंट है
इस एंडिंग पॉइंट में आपको MENT दिखाई देगा। मतलब कोई भी वर्ड मीनिंग आप लिख रहे हैं या आपके पास लिखा हुआ है और उस वर्ड के अंत में आपको क्या दिख रहा है, MENT दिख रहा है, तो दैट इज नाउन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ये आपका नाउन है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी आया तो भी आप पहचान जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप बात करें, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट, अब आप देख लीजिए, अब इस वर्ड के अंत में मेंट हुआ तो ये नाउन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पेपर में मैनेजमेंट वर्ड आ गया तो आपको जो सिनोनिम ढूंढना है वो सिनोनिम भी कैसे ढूंढेंगे, आप नाउन ही ढूंढेंगे। तो पहला पहचान हो गया। जैसे आप कभी कभी बोलते रहते हैं कि मुझे बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो जो इम्प्रूवमेंट है ये भी आपका नाउन हो गया। कई बार आप लिखते रहते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। कई बार आपने बोला कि मुझे उसे पनिशमेंट देना है, तो कहने का मतलब हुआ कि जिस वर्ड के अंत में आपको मेंट दिखाई देगा दैट इज नाउन एज नाउन, उसको हम लोग नाउन कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है, सब लोग पहचान ही गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नाउन की बेसिक पहचान है। अब जो विद्यार्थी कुछ नहीं भी जानता, अब आपको पता है इस टाइप की पहचान आप अगर याद करेंगे तो वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जो वर्ड मीनिंग का सेशन आएगा वो कभी स्टेटमेंट लिखा रहेगा, कभी पनिशमेंट रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये नाउन है, तो ऑप्शन भी आपको नाउन ही चूज करना है। इसलिए आप इससे आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, दूसरा जो इसका पहचान है नाउन का वो क्या है समझिएगा। मान लीजिए सिमिलरली कोई वर्ड है आपके पास और उस वर्ड के अंत में एंडिंग पॉइंट जो है वो हमारा, इस वर्ड के अंत में आपको TION दिखाई देगा या फिर ION दिखाई देगा। इनमें से कोई भी अगर एक वर्ड है तो इनको भी हम लोग क्या कहेंगे, नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख लीजिए ना, कई बार आप लिखते हैं क्लासिफिकेशन, नहीं, तो जो आपने क्लासिफिकेशन लिखा अब आ गया TION, ये आपका क्या हो गया, नाउन आ गया। कई बार आप लिखते हैं डेफिनेशन, अब आप देख लीजिए डेफिनेशन आपने लिखा, आगे TION। कई बार आप नेशन लिखते हैं, आगे TION। तो मेरा कहने का मतलब है कि TION हो या ION हो, दैट इज नाउन एज नाउन। इनको भी हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो नाउन की दो पहचान आपने सीख लिया, एक तो वर्ड के अंत में मेंट लगेगा और दूसरा वर्ड के अंत में या तो TION है या ION है। चलिए, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगभग 95-99% केसेज में राइट होता है। अब एक दो एक्सेप्शन होगा, वो अलग बात है। एक्सेप्शन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि कौन सा वर्ड एक्सेप्शन है, कौन सा वर्ड एक्सेप्शन नहीं है। थर्ड जो नाउन की पहचान है उसको समझिए। मान लीजिए ये हमारा वर्ड हुआ और इस वर्ड के अंत में ये जो लास्ट का पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट जो है हमारा, इस एंडिंग पॉइंट में ना आपको क्या दिखाई देगा, TUDE। तो जैसे TUDE दिखाई देगा दैट इज ऑल्सो नाउन, ये भी हमारा नाउन है। जैसे आप देख लीजिए ना, कई बार आप नहीं बोलते एटीट्यूड, है ना, कई आप कहते अल्टीट्यूड, कई बार आप कहते सॉलिट्यूड। अब ये वर्ड सब आपके पेपर में आएगा। सपोज करो सॉलिट्यूड वर्ड आ गया और आपको इसका हिंदी नहीं पता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज आपको पता चल गया कि ये नाउन है, और जैसे आपको पता चल गया ये नाउन है तो ऑप्शन भी आपको नाउन ही चूज करना है। तो अब नाउन की पहचान आप समझ ही रहे, इसका मतलब उस ऑप्शन से आप क्या करेंगे, एकदम क्लियर आप समझ जाएंगे कि चलो A और D तो होगा नहीं क्योंकि ये नाउन नहीं है, तो B और C को आप क्या करेंगे, तुक्का लगाने की विधि से भी आप राइट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से सीख जाएंगे। तो तीन पहचान आपने सीख लिया, मेंट, TION और इस टाइप के वर्ड। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ आइडेंटिफिकेशन है नाउन का, वो बिल्कुल सिंपल ही हुआ। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है और उस वर्ड के एंडिंग पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है नेस। तो जैसे नेस आएगा ये भी हमारा नाउन होगा। जैसे आप बातचीत में नहीं बोलते डार्कनेस, अब आप देख लीजिए नेस आ गया। जैसे आप कई बार बोलते ब्राइटनेस, अब आप देख लीजिए नेस आ गया। तो कहने का मतलब है कि नेस भी होगा तो भी हम लोग उसको नाउन के नाम से जानेंगे। ये हमारा बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब अगर मान लीजिए कोई वर्ड है और उस वर्ड के एंड में आपको दिखाई देगा TUTE, ट्यूट, तो ट्यूट भी अगर दिखता है तो भी हम लोग इसको क्या कहेंगे, नाउन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो इस तरीके से वर्ड आपका हो सकता है, जैसे इंस्टीट्यूट,
देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूट, बहुत सारे विद्यार्थी जिसको पढ़ने नहीं आता वो टूटे पढ़ता है इसको, TUT टूटे, तो ऐसा नहीं है, ये ट्यूट है ना। तो आपने क्या सीख लिया, ट्यूड और ट्यूट, इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो भी आप उसको क्या कहेंगे, नाउन की आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, नाउन की पहचान कहेंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो कोई भी मान लीजिए वर्ड है और इस वर्ड के एंडिंग पॉइंट में आपको दिखाई देगा ENCE, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, इनको नाउन बोलेंगे। ENCE भी है और ANCE भी है। जैसे कि आप बात करें इंटेलिजेंस, अब आप देख लीजिए कई बार पेपर में इंटेलिजेंस आ जाता है और ऑप्शन में इंटेलिजेंट आ जाता है, तो विद्यार्थी को ये लगता है कि चलो दोनों तो एक ही मतलब है, वो टिक करके आ जाते हैं, मीनिंग तो एक ही हुआ लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों अलग अलग है। इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव बट इंटेलिजेंस इज अ नाउन, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको चूज करना है। इसका मतलब आपका ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने बात किया इम्पोर्टेंस, अभी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन की यही पहचान है, धीरे धीरे आप सीख ही जाएंगे। तो बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन आपने देखा, ये हमारा क्या था, नाउन की एक पहचान था जो आपने समझ लिया, आसान भी है, धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे। चलिए इसके बाद आप और भी नाउन की पहचान सीखेंगे। तो आपने क्या देखा, डेफिनेशन आपने याद कर लिया कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु नाउन होता है, बट दैट डेफिनेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दिस टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो आपने एंडिंग पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखा, वो एग्जामिनेशन की पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने नाउन की पहचान भी सीख लिया, नाउन की डेफिनेशन भी सीख लिए, नाउन का एग्जाम में क्या रेलेवेंट है वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कुल मिलाकर अगर आपसे कोई पूछे ना कि नाउन किसको कहते हैं, तो आप डेफिनेशन देने के बजाय उनको ये कहना, आप सीधा सा तौर पर बोलिएगा कि दुनिया में जो कुछ भी है ना वो सब नाउन है। ऑल थिंग इज अंडरटेकन नाउन। अब कुछ ऐसे भी हो सकता है जो आपको दिखाई भी दे रहा है, कुछ ऐसा भी जो दिखाई नहीं भी दे रहा है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपस में हम लोग क्या हो गए, नाउन हो गए। लेकिन कभी कभी आप क्या बोलते हैं, हवा चल रही है, हवा तेज़ी से चल रही है, हम देख नहीं रहे कि कितनी तेज़ी से चल रही है, बट क्या कर रहे हैं हम लोग, दैट टाइम आप फील कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। तो वो जो आपका टर्मिनोलॉजी है उनको भी हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल नाउन है इनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक जो हमारा नाउन होगा दैट इज नाउन एज कॉन्क्रीट नाउन एंड सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुल मिलाकर बात ये हुआ कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब नाउन है, और उन सारे टर्म्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और आप सीख भी जाएंगे। ये जो नाउन कॉन्क्रीट का मतलब हुआ ऐसे नाउन जिसको आप देखते हैं या जो दिखाई देता है, जैसे पंखा है, टेबल है, बोर्ड है, कुछ भी है, मार्कर वार्कर, घड़ी वड़ी, मोबाइल फोन, सब वो कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब वो जो आपको दिखाई नहीं देता, अदृश्यात्मक, ज्ञात और अज्ञात। इसलिए बच्चों को मैं ऐसे भी सिखाता हूँ, कई बार जब मैं नाउन पढ़ाता रहता हूँ तो ऐसे समझा देता हूँ बच्चों को, कैसे कि जो एन है इनका मतलब क्या हुआ, ये नेम हो गया। ओ है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। ये यू है, यू का मतलब यूनिवर्स हो गया। और ये एन है, इनका मतलब नेटिव हो गया। तो कहने का मतलब ये भी एक नाउन की डेफिनेशन हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आपका कोई नाम आ सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु आ सकता है, यूनिवर्स मतलब जितनी भी ब्रह्मांडीय टर्मिनोलॉजी है वो आ सकता है, नेटिव मतलब अपना कुछ भी है वो आ सकता है। तो कहने का मतलब ये नाउन की डेफिनेशन है। तो आप ध्यान रखिएगा, मतलब जो भी ज्ञात है या अज्ञात है या नहीं है, फील करने वाली टर्मिनोलॉजी है, वो सारे के सारे टर्मिनोलॉजी आपके नाउन की कैटेगरी में आएगा। आप समझ ही गए। हिंदी में इसको हम लोग दृश्यात्मक बोल सकते हैं। दृश्यात्मक का मतलब हुआ जो दिखाई देता है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप समझते ही हैं, भाववाचक बोलते हैं, जो दिखाई आपको दे नहीं रहा। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कहता है कि तुम ईमानदार हो। अब ये ईमानदार दिखाई तो दे नहीं रहा, इसका मतलब फील कर रहा है वो कि आपने अब तक गड़बड़ी नहीं किया। इसका मतलब निश्चित रूप से आपका जो नेचर होगा वो क्या होगा, ईमानदार होगा। ये आगे जाकर के एडजेक्टिव का भी काम करेगा, हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव में, आप सीख जाएंगे। अब देखिए ये जो कंक्रीट नाउन है ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, दूसरे को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन, तीसरे को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन, और चौथे को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जब आप छोटे से क्लास में पढ़ते थे बचपन में, तो आपको कोई कहता था नाउन कितने प्रकार के होते हैं,
तो आप सीधे तौर पर कहते थे कि नाउन 5 होते हैं। आप उस टाइम इन 4 का नाम लेते थे और एब्स्ट्रैक्ट बोलते थे। दरअसल वही बात अभी भी है, बट हमने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, कंक्रीट को अलग कर लिया। मतलब कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, ये प्रॉपर है। कोई भी नाउन अगर होगा तो इस सारे के सारे नाउन का जो कैटेगरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट कैटेगरी हो जाएगा। ये आप आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब इसका हिंदी लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, आप आराम से सीख जाएंगे। तो ये तो आपका क्या हो गया, नाउन की बेसिक बात हुआ है। एक नाउन होता है जो बेसिकली नंबर के अकॉर्डिंग होता है। एक को हम लोग कहते हैं सिंगुलर नाउन, जिसको आप सिंगुलर नंबर बोलते हैं ना, दैट इज नाउन एज ऑल्सो नाउन। वो नाउन ही होता है। मतलब 2, 4, 5, 6 जितने भी वर्ड हैं वो नाउन ही है, नंबर ही है। आगे जाकर के वो कार्डिनल एडजेक्टिव का काम करता है, हम लोग बात करेंगे। तो नाउन सिंगुलर नंबर मीन सिंगुलर नाउन हुआ, और दूसरा है हमारा प्लूरल नाउन, और जो तीसरा टर्मिनोलॉजी है ये है हमारा प्रॉपर वर्ड। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि नाउन की टर्मिनोलॉजी में हम लोग जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, एक तो सिंगुलर, एक प्लूरल और एक प्रॉपर। ये हमारा पर्टिकुलर एजेंडा होगा। ये नाउन का एक तरीका है जिस नाउन को आप आराम से समझ जाएंगे। अब ये एक बेसिक बात है। आजकल जो अंग्रेजी चल रही है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हम लोग 3 भी बोल सकते हैं, बार बार मैंने प्रॉपर लिख दिया इसलिए मैं बार बार प्रॉपर नहीं बोल रहा हूँ। ये बेसिकली हमारा 3 पार्ट्स हुआ। एक को काउंटेबल बोलते हैं, दूसरे को अनकाउंटेबल बोलते हैं। वो आगे जाकर के कॉमन और मटेरियल में आप सीख जाएंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम हम लोग ख़राब ना करते हैं। अब मैं आपको एक एक नाउन ले लेता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रॉपर कौन सा है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो अब तक आपने सीखा कि डेफिनेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, इन सब नाउन की क्या पहचान है, क्या तरीका है। चलिए इनको मैं मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जिन लोगों ने मान लीजिए ये पार्ट्स नहीं याद किया है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दैट स्टूडेंट शुड नॉट बी हेजिटेटेड बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नॉट आस्क्ड एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। इस टाइप की टर्मिनोलॉजी एग्जाम में नहीं आएगा। जब इस टाइप की टर्मिनोलॉजी और टाइप्स एग्जाम में ही नहीं आएगा तो आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब जो बात मैं एक एक नाउन पर कर रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ जाएंगे। देखो ये हमारा बेसिक वर्ड क्या है, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन पर। समझना जरा, सब लोग ध्यान से सुनो। अभी यदि आप प्रॉपर समझ जाएंगे तो सारे टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दरअसल होता क्या है इसको समझो। प्रॉपर जो वर्ड है ना, इस प्रॉपर वर्ड का मतलब होता है पर्टिकुलर। ध्यान से सुनिएगा। और ये जो पर्टिकुलर है ना, इस पर्टिकुलर का मतलब होता है पर्सनल। और ये जो पर्सनल है, इस पर्सनल का मतलब होता है पर्सन। और पर्सन 2 हुए, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। एक और भी होता है बट 2 ही मानकर चलिए आप। ये इसके बेसिक एजेंडा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बच्चा आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर नाउन, देन यू विल हैव टू स्पीक प्रॉपर वर्ड मीन्स पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स पर्सनल, पर्सनल मीन्स पर्सन. It means male or female. It means you can say that any types of statement, name of boys or girls is available. That is identification of proper noun या that is identification of noun. अब बड़ी आराम से कह देंगे कि किसी भी सेंटेंस में पुरुष या महिला का नाम अगर आपको दिखाई देगा तो वो सारे के सारे जो हमारे टर्म्स हैं वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा. अब क्या बात हुआ, अब बात ये हुआ कि आप पेपर के क्वेश्चन को जब देखेंगे तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं बॉयज़ या गर्ल्स का नाम तो आमतौर पर रहता ही है, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कह लेंगे. और आप प्रॉपर भी मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ये याद रखो कि बॉयज़ और गर्ल्स का यदि नाम आ जाएगा ना सेंटेंस में तब आप क्या करेंगे. अभी मैं बताऊंगा कि किसी के नाम आते ही आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, शायद आप जल्दी सीख जाएंगे. चलिए एक तरीका प्रॉपर नाउन को और समझते हैं. सपोज करो आप प्रिपरेशन करने के लिए, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सिटी चले गए. सपोज करो आप दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं. आपका एक दोस्त है, वो जोधपुर का है, एक इलाहाबाद का है, एक जयपुर का है या एक अलवर का है. आप बातचीत में उससे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो आपसे क्या कहता है कि मेरा घर अलवर है. तो आप पता है क्या करते हैं, आप उनसे तुरंत पूछते हैं कि प्रॉपर अलवर के ही हो क्या. आमतौर पर हम लोग बातचीत में पूछते ही हैं.
जैसे हमसे कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि प्रॉपर पटना का ही हो क्या, तो इससे कंक्लूजन निकल सकता है कि नेम ऑफ प्लेस इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। कुल मिलाकर बात क्या हुआ? कुल मिलाकर बात ये हुआ कि चाहे बॉयज़ का नाम हो या फिर गर्ल्स का नाम हो या फिर जगह का नाम हो, इन सब को ना हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन के नाम से जानेंगे। ये एकदम बेसिक बात है, सबके सब लोग समझिएगा। बिल्कुल मैं क्लास के जैसे डिटेल पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, आप आराम से समझ जाएंगे। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे कि ये जगह का नाम और बॉयज़ और गर्ल्स का ही होगा क्या? नहीं, एनी टाइप्स ऑफ नेम, इट मीन्स नेम ऑफ एनी टर्मोलॉजी, नेम ऑफ एनी टर्म, मतलब किसी का भी नाम है, चाहे वो बॉयज़ का है, गर्ल्स का है, कंपनी का है, सोसाइटी का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी का भी है, नदी वदी, किसी का भी नाम अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप उसे सीधे तौर पर बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब जो हमारा एजेंडा होगा वो ये होगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी का नाम आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। चलिए, तो प्रॉपर नाउन की बेसिक आइडेंटिटी आप समझ ही गए, प्रॉपर नाउन कहते हैं कि इसको आप समझ ही गए। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात ये करेंगे कि प्रॉपर नाउन का कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो हमें किन किन एलिमेंट्स को ध्यान रखना है और किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बड़ी सिंपल है, आप आराम से समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसका बेसिक एलिमेंट्स क्या है। देखिए, कुल मिलाकर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सपोज करो ये आपका सेंटेंस हो गया, इस सेंटेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ना कहीं आपको नेम दिखाई देगा। तो नाम देखते ही आपको क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन नाउन का है, एडजेक्टिव का है, वर्ब का है, डजंट मैटर, दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी टाइप्स ऑफ टॉपिक, but in that topic name is available, then you will have to apply these rules what I am speaking to you, discussing to you। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में नेम दिया हुआ है ना, तो नाम देखते ही आपको क्या करना है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझिएगा इसकी रिलेवेंस क्या है या इसकी पर्टिकुलर टर्मोलॉजी क्या है। पहला बात तो ये हुआ कि किसी भी नाम जो है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर, बात समझिए सब लोग। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं या पहले से ही नाम लिखा हुआ होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ना, वो फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा, बड़े ABCD में होगा। इसका मतलब आपका दोस्त आपसे कहता है बातचीत में कि आई नो राहुल। अब इफ यू watch this sentence according to spoken English, this is right, but Rahul begins with a small r, it means in the place of a small r you will have to write capital R, it means Rahul is correct। बात समझ गए? तो इसका जो पहला अक्षर होगा ना वो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपका दोस्त आपसे जनरली कहता है कि आई वांट टू सेटल इन दिल्ली, तो दिल्ली मीन्स इट इज़ दिल्ली, बट इट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर, बिकॉज डी इज स्मॉल हेयर, यू विल हैव टू राइट कैपिटल D। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ? अब आप प्रॉपर नाउन मत याद रखो, डजंट मैटर। अब तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में किसी का नाम आता है ना तो हमें क्या करना है, समझिए। पहला अक्षर क्या लिखना है? कैपिटल लिखना है। मतलब आपको लिखना तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर में लिखेंगे तो आप है नहीं, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप देखेंगे नाम को तो आप देखना कि उसका पहला अक्षर कैपिटल है या पहला अक्षर कैपिटल नहीं है। अगर आपको दिख ही जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आराम से आप समझ जाएंगे, कितना सिंपल है, इजीली आप समझ जाएंगे। चलिए, MTS या 10+2 में एक पेपर होता है जिसको डेस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं, आप जानते भी होंगे। उन सारे पेपर्स में ना अंग्रेजी का पेपर 50 मार्क्स का लिखने के लिए आता है, तो लिखते टाइम में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, आसान है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये हुआ कि किसी का जो नाम है वो किसी नाम से पहले ना हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। आपने आर्टिकल में भी इसको पढ़ा था, मतलब कि किसी का भी अगर नाम पेपर में दिया हुआ रहेगा उस नाम से पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया भी था, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि सी इज द सुमन, सी इज द सुमन, सुमन इज द नेम ऑफ पर्सन, it means it is identification of proper noun, and according to these following rules article is not used, it means the is not used here। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे, द ही नहीं,
ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड. इट मीन्स ए, एन और द इज नॉट यूज्ड बिफोर एनी टाइप्स ऑफ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, डजंट मैटर. तो दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि देखिएगा कहीं पर अगर नाम है तो उससे पहले आर्टिकल है या नहीं है. अगर आर्टिकल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, सिंपल सी बात है. तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रॉपर जो नाउन है, दैट इज नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर नंबर. आगे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल पढ़ेंगे. मतलब ये हुआ कि प्रॉपर जो नाउन होता है ना, उसको हम लोग हमेशा सिंगुलर में ही लिखेंगे. इट मीन्स प्रॉपर नाउन कांट बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म. कभी भी इस नाउन को हम लोग प्लूरल में नहीं बदलेंगे, ये हमेशा सिंगुलर ही होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं कहता रहता हूँ प्लूरल बनाओ, जैसे मैंने लिख दिया राम. अब जैसे मैंने कहा राम को प्लूरल में बनाओ तो उसने सीधे लिख दिया राम्स, तो ये गलत है. बात आप समझ पा रहे हैं. इट मीन्स इफ एनी टाइप्स ऑफ नेम इज अवेलेबल, यू शुड नॉट राइट एस और ई एस एट द एंड पॉइंट ऑफ दैट नाउन. मतलब ये हुआ कि अगर नाम कहीं पर दिया हुआ है या लिखा हुआ है ना, तो उस नाम के अंत में एस या ई एस आपको यूज नहीं करना, कभी भी नहीं लिखेंगे, चाहे वो किसी का भी नाम है. सपोज करो कहीं पर दिल्ली लिखा हुआ है, अब आपने दिल्ली में एस लगा दिया तो ये रॉन्ग हुआ ना. तो तीन बात आप समझ गए. क्या समझ गए? आपने ये सीखा कि किसी का नाम अगर आएगा तो उसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा. दूसरा बात आपने ये सीखा कि ये हमेशा सिंगुलर ही होगा. और तीसरा कॉन्सेप्ट आपने ये देखा कि उससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ आमतौर पर नहीं करते हैं. एक बात और ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में एक जो बेसिक एजेंडा है वो है, एक तो एस है और एक ये एस है. इन दोनों में डिफरेंसेज है. ये ना प्लूरल बनाने के काम आता है. मतलब जब आप एक से ज़्यादा लिखेंगे, दैट वर्ड या लेटर इज यूज्ड टू यू, बट इट इज पोजीशन को बताता है. ये किसको बताएगा? ये पोजीशन को बताएगा. पोजीशन का मतलब हुआ कि ये क्या करेगा, आपको मेरिट्स को बताएगा. आप यूं कह लीजिए ये ना एपोस्ट्रॉफी एस होता है. तो किसी के नाम के साथ आप सीधे ये एस तो नहीं लिखेंगे, लेकिन नाम के साथ अगर ये एस लगा हुआ है ना, तो इसको आप गलत नहीं करेंगे, ये ठीक होता है. इसका मतलब हुआ काके की. हिंदी में अगर आप बात करें तो जैसे कोई आपसे कहता है कि राम का भाई, इट मीन्स आपको लिखना है राम्स ब्रदर. बात आप समझ पा रहे हैं. तो ये जो एस है, इस एस का मतलब ये पोजीशन, रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है, तो ये एपोस्ट्रॉफी एस हुआ, ये ठीक हुआ. तो कुल मिलाकर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जैसे आप एस देखें ना, तो आप वहाँ ये ध्यान रखना कि एस है या एपोस्ट्रॉफी एस है. अगर एपोस्ट्रॉफी एस होगा तो दैट विल बी राइट, अगर नहीं होगा दैट विल बी रॉन्ग. तो आप समझ ही गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगला जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम ये भी बात करेंगे, अंग्रेजी में क्या होता है, ऑफ का मतलब भी काके की होता है ना, और एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब भी काके की होता है. दोनों का मतलब काके की होता है. तो पेपर बनाने वाला कभी कभी यही पूछ लेता है, जहाँ पर एस होना चाहिए वहाँ पर ऑफ दे देता है, जहाँ पर ऑफ होना चाहिए वहाँ एस दे देता है. तो ये अलग से सेशन में हम लोग बात करेंगे कहाँ पर ऑफ लगाए और कहाँ पर ये ऑफ लगाएं, कहाँ पर ये ऑफ लगाएं. कई सारे एजेंडा है पढ़ने का, उसमें हम लोग धीरे धीरे बात कर लेंगे. आप आराम से सीख जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं. चलिए, तो चौथी बात आपने ये सीख लिया कि अगर प्लूरल फॉर्म में कोई नाउन अवेलेबल है हमारे पास तो वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर एपोस्ट्रॉफी एस लग रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. चलिए, अब एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, शायद आप समझ जाएंगे. बिल्कुल सिंपल ही स्टेटमेंट है. जैसे आपने बचपन में पढ़ा था कि कालिदास इज द विलियम शेक्सपियर. देखो कितना नॉर्मल बात है. विलियम शेक्सपियर इज a noun and it is a proper noun, and as the following rules you know that before proper noun article is not used, and similarly you can say that it is name of person and before name article is not used, so the is not used here according to grammatical concept or any types of rules also. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी का नाम अगर आएगा ना, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. लेकिन सुनो, मैंने आपको आर्टिकल भी इसलिए पहले पढ़ा दिया. मैंने आपको ये कहा था कि जहाँ पर मैं बोलता हूँ आर्टिकल नहीं लगता है, वहाँ पर आप आर्टिकल लगा सकते हो, लेकिन वो वर्ड स्पेसिफाई होना चाहिए. अब स्पेसिफाई कैसे होगा? जैसे एक बात बताओ, जैसे मैंने लिख दिया यू आर द सचिन. अब ये बेटा गलत है, द इज नॉट यूज्ड हियर बिकॉज आर्टिकल इज हियर, गलत है. लेकिन आपको पता है
लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा, यू आर सचिन। लेकिन अगर मैं बोल दूं यू आर सचिन ऑफ दिस मैच, अब इसका मतलब आपको उपमा दे दिया गया सचिन से। जैसे आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपने एक ओवर में 38-40 रन लगा दिए, आपका दोस्त गोद में उठा लेता है और कहता है वाह यार तुम तो सचिन हो। इट मीन्स यू आर नॉट अ रियल सचिन, यू विल हैव टू एक्सपेंड और कंपेरिजन ऑफ सचिन। वहाँ पर आपसे कंपैरिजन किया गया सचिन से। तो अब आप तो सिर्फ इतना समझिए कि अगर नाम है तो आर्टिकल नहीं आएगा, बट एक नज़र आप ये भी देख लेना कि आगे कहीं स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा। जैसे हम स्पेसिफाई करेंगे ना तो उस सेंस में आपको द लगाना पड़ेगा, चाहे वो किसी का भी नाम हो। अब ये स्पेसिफिक हम करेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा? तो स्पेसिफिक जनरली ऑफ से होता है, लेकिन आगे हम आपको सिखाएंगे ऑफ भी है, हु भी है, दैट भी है, विच भी है, कई सारी टर्मिनोलॉजी इनके लिए एब्सोल्यूट होता है जिसको हम लोग सीखेंगे, आप समझ जाएंगे। तो ये तो अभी तो गलत हो गया, लेकिन इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखूँ यू आर सचिन ऑफ दिस मैच, अब ना अगर आप यहाँ द को हटाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर द लिखना पड़ेगा। सिमिलरली वही बात, अगर मान लीजिए मैं ऑफ इंडिया लिख दूँ, ऑफ यूरोप लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो यहाँ पर आपको द अब लगाना पड़ेगा, आर्टिकल को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं मान कर चलता हूँ कि आपके समझ में दोनों के दोनों वर्ड आ गया। आपने नाउन के आइडेंटिफिकेशन सीख लिया, नाउन की डेफिनेशन सीख लिए, प्रॉपर नाउन में कौन सी बात याद रखना है, कौन सी बात याद नहीं रखना है, नेम को लेकर कौन सी बात करना है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपने सीख लिया, सारे की सारी टर्मिनोलॉजी आपने सीख लिया। नाउन से रिलेटेड यही बात है। अब एक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, कितना सिंपल है देखिएगा। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, शायद आप जल्दी ही सीख जाएंगे। मैंने लिखा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, राइट। और दूसरा हमने लिखा राम्स ब्रदर्स। अब कॉन्सेप्ट कोई सा भी हो, कहीं पर भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि आप नाउन ही पढ़ें। अब ये यहां पर भी आ सकता है। अब आपको पता है जब सेंटेंस की शुरुआत आई से होता है तो आप तो फटाफट लिख देते हैं आई एम, है ना। कहीं पर सी से शुरुआत होता है तो आप जल्दी से लिख देते इज। मतलब अगर इफ सिंगल सब्जेक्ट इज अवेलेबल यू कैन इजीली राइट अकॉर्डिंग टू वर्ब ऑफ दैट सब्जेक्ट। आप बड़ी आराम से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देते हैं। बट यहाँ पर एक से अधिक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं, एक से अधिक वर्ड है, सब्जेक्ट तो एक ही है। अब विद्यार्थी यहाँ पर कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि विद्यार्थी के हिसाब से लगाएं कि स्कूल के हिसाब से लगाएं, कॉलेज के हिसाब से लगाएं, ब्रदर्स के हिसाब से या राम के हिसाब से। तो आप थोड़ा हिंदी समझने की कोशिश करो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के विद्यार्थी अच्छे हैं। तो मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, कॉलेज अच्छा है नहीं है, आई एम डजंट टॉक टू यू। मैंने कहा कि विद्यार्थी अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पर डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है, स्टूडेंट्स हैं। तो हम जो वर्ब लगाएंगे, इज एम आर लगाए, वाज वर्ड लगाए, कुछ भी लगाएंगे, वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब अब जो विद्यार्थी कम पढ़ा लिखा है वो फटाफट क्या करेगा, कॉलेज देखेगा और इज लगा के आ जाएगा क्योंकि एक ही कॉलेज है। बट इट इज रॉन्ग हेयर। इट मीन्स इन दिस स्टेटमेंट डूअर इज अ सब्जेक्ट, इन दिस में स्टूडेंट्स आर अवेलेबल हियर, सो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स इज अवेलेबल मोर देन वन पीपल, वन पर्सन। सो यू विल हैव टू राइट हियर नॉट इज, आर इज अवेलेबल। आपको यहाँ पर क्या करना है, आर यूज करना है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या कहा, राम्स ब्रदर्स, राम के जो भाई है ना वो अच्छा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राम, मैं राम की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर्स। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू इट, एंड ब्रदर्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट सही कर ही जाता है आमतौर पर, क्योंकि इसको ब्रदर्स दिख रहा है, लगा ही देता है। लेकिन ऑफ वाले भी थोड़ी सी परेशानी है। तो आप कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। क्या पहुंच सकते हैं पता है, देखो कैसे पहुंचना। मान लीजिए बेटा ये आपके पास नाउन है, राइट, फिर ऑफ आ गया, फिर आपके पास नाउन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट नाउन है ना, ये वाला अकॉर्डिंग टू, ये इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो डायग्राम आपकी समझ में आई गया, क्या आ गया, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। इन दिस वे यू विल हैव टू राइट वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन।
फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब देख लीजिए सेम बात है, यही कॉन्सेप्ट सिमिलरली हम ऐसे भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। अब सपोज कीजिए नाउन आ गया प्लस अपोस्ट्रोफी एस आ गया और फिर से यहां पर नाउन आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, वर्ब लिखना है। इस स्थिति में यू विल हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू सेकेंड नाउन, फर्स्ट नाउन है सेकेंड नाउन अकॉर्डिंग टू। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लगाना है। आपने एग्जाम्पल देख ही लिया तो अब देख लो, आपने ऑफ भी समझ लिया और ये भी समझ लिया। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद आप समझ ही जाएंगे कि इसमें गलती क्या है। अब एकदम मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सब लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते जाइए और एकदम क्लास जैसे, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्लास जैसे ही पढ़ा रहा हूँ, यही बात मैं क्लास में बोलता हूँ। चलिए एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। आप फटाफट बताइएगा इसमें हम लोग क्या करें। क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछा है इस क्वेश्चन को। द टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन yesterday at 7 o'clock। ये at 7 o'clock पेपर में नहीं आया था, पेपर यहीं तक था, हमने पढ़ाया। ये आपका हो गया बेटा ए पार्ट, ये आपका हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट और डी में आ गया नोयर। तो जो भी विद्यार्थी शुरू से मेरा क्लास ले रहा होगा वो बिल्कुल आराम से जवाब दे सकता है। कैसे? मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि टाइम में कभी भी हम लोग क्या करते हैं, गलती नहीं ढूंढते। अब जब टाइम में गलती नहीं ढूंढते तो ये तो 7 o'clock हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर मैंने आपको कहा था कि वर्ब से पहले जो भी वर्ड होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में गलती नहीं होती। अब ये आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड सब्जेक्ट और गलती नहीं होती। अब अभी अभी आपने क्या पढ़ा, एपोस्ट्रोफी एस के लिए पढ़ा था। क्या पढ़ा कि अगर नाउन आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा और नाउन आएगा तो आगे जो हम लोग वर्ब लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग। सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसका मतलब जो लेग्स है, लेग्स का मतलब पैर, एक से ज़्यादा, टांग की बात कर रहे हैं टेबल की, इसका मतलब एक से ज़्यादा है तो एक से अधिक है तो वर्ड तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये राइट है कि रॉन्ग हुआ। अब जो विद्यार्थी सिर्फ इतना रूल जानता है उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वो कॉन्फिडेंट के साथ कहेगा कि ये सेंटेंस तो राइट ही है। लेकिन सुनो, आपने ये सीखा कि एपोस्ट्रोफी एस आएगा तब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑफ आएगा तब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन आपको ये सीखना है कि क्या सच में एपोस्ट्रोफी एस सही है या एरर है। यहाँ से भी तो ये भी तो गलती हो सकता है कि एपोस्ट्रोफी एस आएगा या एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ये भी तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जब भी एपोस्ट्रोफी एस हो ना तो आप देखना कि ये इंक्लूड किसके साथ है ना, ये इंक्लूड किसके साथ है। जिसके साथ इंक्लूड है ये लिविंग होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। अगर ये सजीव है तभी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर सजीव नहीं है ना, अगर बाय द वे सपोज दैट वर्ड इज नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, इनके साथ हमारा यूज होगा ऑफ। तो एक अंतर आपने ये भी सीख लिया कि ऑफ कहाँ लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा। तो जब निर्जीव आएगा तब तो हमको ऑफ लगाना है, और अगर एपोस्ट्रोफी एस होगा तो सजीव के किसी में लगाना है। अब आप देख लीजिए, टेबल निर्जीव है, इसका साफ मतलब हुआ कि एपोस्ट्रोफी एस तो आएगा नहीं आएगा तो ऑफ आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा पार्ट हुआ, ए पार्ट हुआ। ए पार्ट आंसर तो होगा, लेकिन इसका राइट फॉर्म क्या होगा, राइट सीक्वेंस क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा कि द लेग्स ऑफ टेबल, मतलब टेबल के पैर। फॉर्म यहाँ बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा ही था कि दो नॉन अगर ऑफ से जुड़ेगा तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया, प्रोनाउन के बेसिक एजेंडा के बारे में और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और प्रोनाउन का मतलब अभी हम लोग नाउन बात करें, इसके जो प्रोनाउन आएगा अभी इस पर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान। टेक इट। अब आपको बताया